कविता पाठ की शुरुआत तुमने की, तो ये हालांकि ये नहीं है, कोई सिंबॉलिज्म नहीं है, फिर भी उनके बृहत्तर परिवार की ही अंग थी भाषा भी। मैं चाहूँगा कि भाषा से इसकी शुरुआत हो तो अच्छी हो। हाँ, 1 मिनट में वैसे मैं कवियों के बारे में बोलने में समय सीमा हो दिया है, यहाँ फिर से बोल देता हूँ। 10-12 मिनट का वक्त सबके पास है। और फिर से बता दूं कि हर हाल का समय नियत होता है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा समय लेता है तो आप दूसरे का समय जो है वो खा रहे होते हैं। तो 10-12 मिनट के समयावधि में अपनी बात कहें तो ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतर ढंग से जब आएगा निखर करके उसी में आएगा। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले उद्भावना ने मंगलेश डबराल पर, मंगलेश चाचा पे ये विशेषांक निकाला। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी काम देर से हुआ, काफ़ी देर से हुआ। और जिस तरह से अजय कुमार जी ने लिखा है अपनी इस भूमिका में, उस भूमिका को भी पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और उस भूमिका में कई सूत्र मिलते हैं आज की तारीख में मंगलेश जी को याद करने के, और मंगलेश जी को याद नहीं किया गया जिस तरह से याद किया जाना चाहिए था, उसके भी सूत्र उनके संपादकीय में मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि आपने बहुत ज़रूरी, बहुत अहम काम किया। करीब 33 लोगों से लिखवाया आपने इसमें, जो और सारे लोगों को जुटाना कितना मुश्किल होगा वो तकरीबन उसी तरह का होगा, क्योंकि ये जितने लोग यहाँ पर हैं वो मंगलेश जी को जानते रहे हैं। तो मंगलेश जी से लेख लिखवाना जितना मुश्किल काम रहा होता है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है कि उद्भावना का यह अंक लाना और 33 लेखकों से लिखवाना इसमें, और सारे लेख अलग अलग स्वरूप खोलने वाले हैं, अलग अलग ढंग से एक ऐसे शख्स को याद करने और उनके बारे में अलग ढंग से उनके जो स्वरूप थे, अलग ढंग से जो उनकी जो पर्सनालिटी थी, क्योंकि पर्सनालिटी मंगलेश डबराल की हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग की पर्सनालिटी रही है। मैं यहाँ पर बैठे यही सोच रही थी कि अगर आज इस आयोजन में मंगलेश डबराल होते, मंगलेश चाचा होते, तो वो कैसे रिएक्ट करते कि उनके कविता पाठ या उनके कविता संसार, उनके रचना संसार पर जो चर्चा है, हम मान के चलें कि अगर यहाँ बैठे होते तो शायद उनके चेहरे पर एक झेप होती, एक सरलता जो उनके व्यक्तित्व का बहुत अभिन्न हिस्सा था, एक जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे, जो अलमा के चेहरे पे दिखाई देती है, जो संयुक्ता चाची के चेहरे पे दिखाई देती है, एक सरल स्निग्ध सहज मनुष्य के तौर पर थोड़े से झेपे हुए हो सकता है वो सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे होते, और यहाँ से आग्रह किया जाता रहता कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और पढ़िए और बात कीजिए। तो मंगलेश जी को याद करना मुझे लगता है आज की तारीख में एक बिल्कुल एक सहज इंसान कैसे होता है। और यहाँ पर मैं एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम मेरे पिता यहाँ पर हैं और परिवार के तौर पर हमेशा वो एक मंगलेश चाचा के तौर पे रहे, दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त। लखनऊ में बहुत लंबा समय बीता जब हम लोग बड़े हो रहे थे, बड़े होने से जवान होने तक का प्रक्रिया साथ साथ हमारी निकली। तो मुझे एक जो उनकी चीज़ हमेशा याद रही और बिल्कुल अलग से वो नज़र आते रहे कि तमाम लोग मिलने आते थे, सब लोग कम्युनिस्ट पार्टी से, जाहिर तौर पे नक्सलबाड़ी मूवमेंट के बाद जो पूरा उभार था, घर आना, बात करना। और उस समय मेरी माँ जो एक्टिविस्ट हैं, उस समय भी एक्टिविस्ट थी। तो 2 ऐसे कवि और पत्रकार और बाबा के दोस्त ऐसे थे जो हर समय इंसिस्ट करते रहे अंत तक कि कॉमरेड शोभा से हाथ मिलाया जाएगा। तो वो बड़ा दिलचस्प डायलॉग के साथ जो है वो हाथ मिलाया जाता था कि तुम भी कॉमरेड हो और तुम महिलाओं और ट्रेड यूनियन के बीच में काम करती हो, तो हाथ मिलाया जाएगा और बराबर जो बैठक चलेगी उसमें साथ में माँ की शिरकत होगी और माँ के सुझाव और बातचीत होगी। तो ये एक मेरी बहुत बचपन के दिनों के जो इम्प्रेशंस हैं उसमें एक ऐसा इम्प्रेशन। तो मुझे लगता है कि एक कॉमरेड कवि
जो किसी घर में जाकर एक दूसरी कॉमरेड महिला के साथ हाथ मिलाकर बात करने पे इंसिस्ट करना, और दोनों लोग वीरेंद्र अंगवाल हों और मंगलेश डबराल, दोनों लोगों की ये एक अलग से पहचान थी कि वो इस बात पर ज़रूर जोर देते थे, बात भी करते थे। और ये सिलसिला जब तक वो रहे, लखनऊ से दिल्ली तमाम व्यस्तताओं के बीच जब भी मुलाकात हुई तो जो एक कॉमरेड के रूप में आपकी बातचीत होती है, कॉमरेड कवि के रूप में आपकी बातचीत होती है, आपकी जो चिंताएं होती हैं और आपका जो वृहद परिवार होता है जिसका जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे दूसरे संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि शायद मंगलेश डबराल को जो लोग जानते हैं, जो लोग जिन लोगों का भी साथ रहा, जिन लोगों ने भी उन्हें पढ़ा, जिन लोगों ने के साथ नौकरी की, संगठन में साथ काम किया, ये जो एक कॉमरेडाना बिरादनापन है विचारों में, व्यवहार में, बैठकबाजी का, यह सोचना कि हाँ सिगरेट पीनी है तो प्रेस क्लब में आने से पहले हो सकता था कि वो किनारे बैठकर पहले सिगरेट फूंक के यहाँ पर आते और उसके बाद भी ये प्लान बनता कि नीचे बैठ के थोड़ी देर गपशप मारनी है। दरअसल ये सारी चीज़ें एक, और उसमें उम्र का एक बैरिकेड नहीं था। बहुत सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें जो नौजवान लिखने पढ़ने वाले लोग, पत्रकार, उनके साथ जो एक व्यवहार और उनके साथ एक दोस्ताना रवैया उनका था, वो भी अपने आप में उनको एक अलग ढंग का बनाता था। इतने बड़े कवि, इतने बड़े अखबार में काम करने वाले, जनरली हिंदी की दुनिया में एक अलग सा एक दम्भ आ जाता है व्यक्तित्व में कि आप थोड़ा अलग से होके देखते हैं, अलग ढंग से एक व्यवहार करते हैं, एक ठसक आ जाती है आप में। लेकिन इससे उनकी जो पर्सनालिटी थी मंगलेश डबराल की, जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उनमें जो सहजता थी, जो शुरू के दिनों के स्ट्रगल की सहजता थी, जब वो याद करते थे कि कैसे C12 यहीं लखनऊ दिल्ली में C12 मॉडल टाउन में जहाँ पे मंगलेश डबराल और मलेश मामा रहते थे, वहाँ वो जाते थे। उन दिनों उस दुच्छत्ती को याद करते हुए भी उनके दिल दिमाग में वह पूरा पीरियड जिस तरह से आता था, जिस तरह से उस बात को वो साझा करते थे कि वो दिन सबसे सुनहरे दिन थे जब वो सीख रहे थे, जब वो शमशेर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे या जब वो मलियज के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। और उससे भी बड़ी बात उनको लगता था कि वो जो दुच्छत्ती में जो डिस्कशन चलते थे, तो हमने उनको बाद में बताया कि हम उस दुच्छत्ती को दोबारा से रिविजिट करने गए, तो उसके बाद भी हमने फ़ोन किया उनको। उन्होंने कहा कि मेरी भी बड़ी इच्छा है कि दोबारा से जाया जाए और वहाँ देखा जाए कि क्या स्थिति है C12 मॉडल टाउन, और वो जो अड्डा है वो अड्डा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य की दुनिया में ये जो अड्डेबाजी, वैचारिक अड्डेबाजी और वैचारिक आवाजाही जिसमें आप लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, बहुत तीखे संघर्ष, मतलब जब लड़ाई होती थी घरों में, हमारे घर में या मीटिंग में, बातचीत में, जब टकराहट होती थी तब ऐसा लगता था कि अब ये लोग आपस में बात नहीं करेंगे। हम लोग छोटे रहते तो हम सोचते थे कि आज जो है ये दोस्ती टूट गई है और किसी और दिशा में जा रही है, या फ़ोन पे भी बात होगी तो बड़ी तीखी बातचीत होती थी। लेकिन फिर तुरंत ही मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाराज़गी चली तो कुछ दिन की नाराज़गी चली, और उसके बाद वापस वही स्निग्धता, वही प्रेम, वही एक कॉमरेडानापन वापस आ जाता था। शायद ये जो एक दौर था ये अपने आप में बहुत अनूठा दौर था, क्योंकि इनका जो दोस्ती और आगे बढ़ने का क्रम था वह विचारधारा के आधार पर था, और उस विचारधारा से आजीवन मंगलेश डबराल शायद कभी हिले नहीं, कभी उसमें विचलन उस तरह का उनमें कभी नहीं आया। और शायद उसी का रिफ्लेक्शन उस समय भी आया जब अवार्ड वापसी का पूरा दौर चला था, जब सारी चीज़ें, सारी बातचीत हुई थी, उससे उस समय भी लोग बात करने गए थे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है याद करना कि किस आंदोलन, किस क्रम में मंगलेश डबराल बने। वो जो दोस्तियाँ थी, वो दोस्तियाँ इतनी मजबूत आज की तारीख में भी इतनी रहीं क्योंकि उसमें एक विचारधारा की डोर थी जिसका सीधा असर आपको दिखाई देता है उनकी पूरी रचना संसार में। उन्हें जो कविताएं पसंद, उन्हें जो गीत पसंद, उन्होंने जो संगीत के बारे में लिखा, उन्होंने जो अनुवाद किए,
वो सारी आप प्राथमिकताएं अगर उनकी देखिए तो उनके पूरे रचना संसार में, उनकी पूरी दोस्ती के संसार में उस विचारधारा का और उस सोच का बहुत तगड़ा असर दिखाई देता है। आज जब मैं यहाँ बैठ के सुन रही थी उनकी कविताओं का पाठ, तो मुझे लग रहा था कि वाकई एक जो कवि है, जो खुद भी कहते थे कि एक कवि होने से पहले एक अगर इंसान है, और अगर आज की तारीख की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, सबसे बड़े संकट हैं, उनसे वो रूबरू अपनी रचनाओं में नहीं हो रहा है, तब उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी है। और इस तरह की बेईमानी हम जानते हैं कि हिंदी ही नहीं, पूरे समाज में, हिंदी समाज में तो खास तौर से काफ़ी कम चर्चा उस पर होती रही है कि जो जिस तरह से चाहे वो जेंडर का सवाल हो, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे सत्ता के साथ किस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं उसका सवाल हो, उन तमाम सवालों पर जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग रहे जिनकी बहुत पूछ आज की तारीख में भी है, उनमें जो एक विचलन रहा, उस तरह का विचलन, उस तरह का भटकाव मुझे लगता है कि मंगलेश डबराल के पूरे जीवन में कहीं नहीं रहा। एक खरा इंसान कैसा होता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी को याद करते हुए रोटी कविता के बारे में लिखता है। जब मैं मंगलेश चाचा नहीं रहे, हम गए थे घर पे मिलने के लिए अलमा और संयुक्ता चाची से, तो मैंने संयुक्ता चाची से पूछा कि आपको मंगलेश चाचा की सबसे अच्छी कविता कौन सी लगती है। उन्हें 1 मिनट नहीं लगा और उन्होंने वो कविता बताई, और उसमें से निकाल के उन्होंने वो कविता हमारे सामने रखी। कुछ अंश हमने जो उसका प्रोग्राम किया था उसमें उन्होंने पढ़ी भी। तो ये मुझे लगता है कि ये जो एक स्वरूप है एक कवि का, एक ऐसे विचारक का, एक ऐसे बुद्धिजीवी का, जो पूरी हिम्मत के साथ, जो दिखने में बहुत सॉफ्ट है। मंगलेश डबराल से जो लोग मिले हैं, बात की है, सब लोग जानते हैं, व्यवहार में वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मृदु हैं, बहुत कम तल्ख इंटरैक्शंस में जाने वाले शख्स रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी तमाम रचनाएं, और जिन रचनाओं का आज यहाँ पाठ हुआ या उससे बाकी जो कविताएं हैं, मैंने अभी गाज़ा के संदर्भ में भी जब मैं काम कर रही थी और मंगलेश चाचा को याद कर रही थी, तो मुझे वो कविता उनकी पूरी ऐसी की ऐसी याद आई कि किस तरह से वो बच्चे से बोल रहे हैं कि अगर दुनिया ऐसी नहीं है तो ऐसी ही होनी चाहिए। ये जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, जहाँ पर आप एक महिला से, एक आदिवासी से, एक संघर्ष करने वाले मजदूर से, अपनी वर्णमाला की व्याख्या से भी आप उसी तरह का एक लोकतांत्रिक डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में मंगलेश डबराल को लंबे समय तक याद करना, और किस तरह का हमारा जो समाज है आज की तारीख में, उसमें बतौर लेखक, बतौर पत्रकार, बतौर कवि, बतौर साहित्यकार और बतौर भारत के नागरिक हम अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अलग अलग रूपों में की, उस तरह से मैं उन्हें देखती हूँ। और अंत में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये वाकई अजय जी, आपने बहुत ज़रूरी काम किया, और कि इतने समय बाद उनका यह संग्रह, उनके बारे में इस तरह का विशेषांक हमारे साथ आया। और इसी सिलसिले में मुझे वह क्षण याद आता है जब कोरोना के समय मंगलेश डबराल का निधन हुआ था। उस समय जिस तरह का खौफ था, और मैं सोच रही थी कि इतना यारबाज इंसान जो हमेशा दोस्तों, लोगों के साथ घिरा रहता था, कोरोना ऐसा काल था कि जब वह नहीं रहे तब चंद लोग पहुँचे थे शमशान घाट, चंद लोग, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं कि कौन लोग थे। और उसमें मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, सबका जिक्र हुआ, उसमें भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी आए थे। और उन्हें देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि कोरोना काल है जहाँ सारे लोग घर में दुबके हुए हैं, ऐसे खौफ ज़दा थे लोग, जैसे मान लो कि अगर वो अंतिम सलाम देने पहुंच जाएंगे और उन्हीं को कोरोना हो जाएगा। तो ये भी दिखाई देता है कि एक ऐसे समय कौन लोग कैसे खड़े हुए, और यहाँ पे जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर हुआ है, परिवार और परिवार के साथ जो रिलेशन के बारे में जो लेख है, वह भी मुझे बहुत ज़रूरी हस्तक्षेप लगता है। अच्छा है कि वह लेख भी इसमें है, क्योंकि दरअसल एक इंसान के भीतर की जो द्वंद्व है, उसकी जो जीवन प्रक्रिया है,
उसमें बेटी का खड़ा होना कहाँ है, पत्नी का खड़ा होना कहाँ है और बेटे का कहाँ खड़ा होना नहीं है, यह सब चीज़ भी पब्लिक डिस्कोर्स में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज की तारीख में मंगलेश डबराल को याद करना यानी उन चीज़ों को, उन रास्ते को याद करना उस सहजता सरलता के साथ, उनकी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता, साहित्य के बहुत बारीक स्वरों में, मुझे लगता है उनकी बहुत खूबसूरत कविता वर्णमाला है। समय कम है लेकिन मुझे लगता है कि मृतक का बयान, गुजरात के मृतक के बयान के साथ साथ जहाँ पर वो वर्णमाला कविता ख़त्म होती है, आज शायद आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत वही है कि ह से हत्या जो है हमारे दौर का 2025 की सबसे बड़ी हकीकत है। और इसमें हम कैसे निर्भीकता से उन तमाम सवालों को रख पाते हैं और बात कर पाते हैं, और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के साथ कैसे रूबरू हो सकते हैं। और एक जो लोकतांत्रिक स्पेस हिंदी जगत में ख़ास तौर से, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि वह लगातार ख़त्म होता जा रहा है। आपकी ज़रा बात पे नाराज़गी होती है, कुछ होती है और वो एक दुश्मनी का स्वरूप ले लेता है, बदले का स्वरूप ले लेता है। उन तमाम विचारों का काट करते हुए मंगलेश डबराल दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि बड़ी एकता ज़रूरी है। दुश्मन कौन है इसकी शिनाख्त उनकी हर कविता करती है। किसी भी कविता में, चाहे वो होटल वाली कविता हो, चाहे वो प्रेम वाली कविता हो, हर जगह उनका लक्ष्य, उनकी जो समाज को देखने की एक जो उनका एक लेंस है, उसमें धुंधल का कहीं नहीं आता है। वहाँ पर प्रेम है, सौंदर्य है, जीवन है, और मुझे लगता है यही विरासत हम सबके पास भी है। शुक्रिया। धन्यवाद भाषा, इसलिए कि आपने बिल्कुल लगभग उतना ही समय लिया जितनी में अपेक्षा थी। मैं कुछ और नाम भी भूल गया था। रेखा जी हैं जो मंगलेश जी की पड़ोसी, इसलिए नहीं कि साहित्यिक बिरादरी, पड़ोसी भी रही थी पुष्प विहार में। और संदीप जोशी जी हैं पीछे बैठे हुए हैं, मैं वो भी मंगलेश जी के परिवार और प्रभाष जी के परिवार, मतलब बृहत्तर परिवार में सिर्फ निजी, उनका भी बड़ा एक रहा है। अब मैं हमारे जनसत्ता में मंगलेश जी हम सब के कईयों के कलीग रहे और वरिष्ठ कवि भी और आलोचक भी प्रियदर्शन जी से अनुरोध करूँगा कि वह आएँ अपनी बात कहें। शुक्रिया अरविंद जी, बहुत सारी बातें भाषा कह चुकी हैं, उनको दोहराऊंगा नहीं। एक बात है कि बेशक 5 साल करीब होने जा रहे हैं और इस अंक के आने में इतना समय लगा, लेकिन इन 5 वर्षों में कई बार मतलब ये कभी लगा ही नहीं कि मंगलेश जी दूर जा चुके हैं। क्योंकि इत्तेफाक से जो मेरा फ्लैट है उसके ठीक ऊपर के ऊपर वो रहते थे, और उनके आखिरी दिनों की खांसी, उनके रोज़ गुजरने की पदचाप, उनका चौराहे पे सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए मिलना जब मैं दूध लेने जाता था, तो लगता था किसी दिन ये घटित हो जाएगा। कई बार लगता था कि ये ऊपर से आती हुई जो खांसी है कहीं उन्हीं की ना हो। ये सिर्फ क्या एक व्यक्तिगत क्षति का मामला था मेरे लिए, मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोगों का अनुभव जो मंगलेश डबराल को करीब से, उनके कविताओं को करीब से जानते रहे, वो यही है कि शायद उनकी कविता इन वर्षों में और भी ज़रूरी होती चली गई। जिस बाज़ारवाद के ख़िलाफ़ कविता लिखते रहे, सांप्रदायिकता के जिस राक्षस के ख़िलाफ़ वो लिखते रहे, वो इस दौर में और बड़ा होता जा रहा है। और मंगलेश जी की कविताओं की याद हम में से बहुत सारे लोग जो लगातार कविताएं पढ़ते हैं, वीरेंद्र डंगवाल को या तमाम कवियों को उनकी कविताएं याद आ रही हैं। मंगलेश जी क्यों मुझे निजी तौर पे ख़ास लगते थे? कई बार मुझे लगता है कि मंगलेश जी के व्यक्तित्व में अलग से कोई वजन नहीं था, लेकिन उनकी एक अदृश्य छाया जैसे हम तमाम लोगों पे बनी हुई है। उनके भीतर बहुत मध्यम लौ सी कांपती हुई एक मनुष्यता थी जिसको अंग्रेजी में ब्रॉड ह्यूमैनिटी बोलते हैं, जो बहुत बड़ी उदात्त कविताओं में मिलती है, जो उनके व्यक्तित्व में थी। कहीं खोए हुए से, कुछ मध्यम आवाज़ में बोलते हुए, लेकिन बड़े ठोस ढंग से अपनी बात पूरे वजन के साथ रख देते हुए, कविताओं में भी, जीवन में भी, जिसका दबाव आप महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी उपस्थिति से
आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो मंगलेश जी का जो कई बार मुझे लगता है कि जो पूर्वी यूरोप की कविता है, जैसे शिम्बोर्स्का को हम पढ़ते हैं, बहुत कम, बहुत मध्यम आवाज़ में, शायद बहुत चीख के व्यक्त किया जाने वाला आक्रोश, मतलब रघुवीर सहाय ने जब लिखा था कि क्रोध होगा विरोध नहीं, उन्होंने क्रोध की वैधता कुछ कम कर दी थी मुझे लगता है, जबकि उसका होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मंगलेश जी की कविता में वो क्रोध जो था, मतलब वो बताती थी कि कैसे बहुत मध्यम आवाज़ में, कैसे बहुत सुई भी जो है वो एक अणुबम की तरह गूंज सकती है अगर उसको ठीक से सही जगह गिराया जाए। एक बात तो ये हुई। इस अंक के बारे में इत्तेफाक से मैं थोड़ा करीबी साक्षी रहा। अजय जी जब सुबह टहला करते थे कई बार, तो अक्सर बोलते थे मंगलेश जी पे अंक निकालना है, मंगलेश जी पे अंक निकालना है, और उनकी विराट योजनाओं में कई बार मुझे लगता था स्थगित न होता चला जाए, और योजनाएं कई बार बदली। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि उनकी एक एक कविता पे अलग अलग लोगों से लिखवाया जाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने समेटना शुरू किया, और ये अंक जो है इतना विपुल विराट है जिससे पता चलता है कि मंगलेश अग्रवाल को अमूमन हम लोग एक कवि के रूप में याद करते हैं, लेकिन पता चलता है गद्यकार कैसे थे, फिल्मों पे उन्होंने कैसे लिखा, शहरों के बारे में कैसे लिखा, सबको समेटते हुए, और उनके मित्रों की जो बहुत विराट दुनिया थी उनको किस लगन से याद करती है। 400 पृष्ठों का अंक पढ़ना आसान काम नहीं होता है, और मेरे जैसे भागते हुए आदमी के लिए, जिसको नौकरी भी कर लेनी है, जिसको कुछ जल्दी जल्दी पढ़ भी लेना है, लिख भी लेना है, मैं पढ़ता चला गया। एक मनोहर नायक का लेख पढ़ रहा हूँ, किसको कैसे छोड़ दूँ, बहुत लंबा है लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा है। फिर इब्बार रब्बी चले आ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, और मंगलेश जी के पन्ने पे पन्ने खुलते चले जा रहे हैं। लगता है कि हम उनको नए सिरे से फिर से चलता फिरता उनकी युवावस्था के दिनों में उनको देख रहे हैं, उनके बिल्कुल आखिरी दौर में भी। तो वो सब इसमें उनकी कविताओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और बड़े मतलब जिसको सुसंपादित ढंग से अजय जी ने सारा संग्रहित किया। मुझे सच बात है कि कई बार मैं सोचता था कि जो उनकी कल्पना है कि हम तस्वीरें जुटाएंगे अलग अलग अवसरों की, हर तस्वीर के साथ कैप्शन क्या जाएगा, ये जो मनुष्यता पर इसरार जो है, ये शीर्षक, इसके लिए पता नहीं कितने लोगों से बात हुई होगी। तो इतने ध्यान से, इतने लगन से आप इनकी तस्वीरें भी, कई पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें, यादगार तस्वीरें इसमें हैं, तो उन सबको मिला के जो एक बड़ा व्यक्तित्व बनता है, और वो व्यक्तित्व बहुत दबाव वाला नहीं है, उसमें एक साझेपन की स्मृति है, एक सामूहिकता का मतलब की छाया है। लगता है जैसे एक कोरस की तरह ये पूरा अंक है, शुरू से कोई गीत गाना शुरू करता है और कोई आखिरी तक उसको ले जाता है। ये ठीक बात है कि मतलब जिस शहर में उनके दोस्तों का बहुत विराट संसार था, वहाँ वो जब गए तो बिल्कुल आखिरी, मतलब बिल्कुल अकेले में गए। और उस दौर के कई कवियों लेखकों की ये नियति रही इस उजाड़ बेनूर शहर में, और उसकी तस्वीर भी हमने खोज के निकाली, उसको भी लगाया, उसके साथ कैप्शन दिया, दोस्तों की कविताएं, तमाम लोगों की कविताएं। तो इतना भरा पूरा अंक भले कुछ देर से आया, लेकिन ऐसा आया है जिसको लगातार पढ़ते हुए आप एक व्यक्तित्व को, उसके पूरे दौर को, उसकी राजनीतिक चिंताओं को, उसकी मानवीय चिंताओं को समझ सकते हैं, और पढ़ते हुए शायद थोड़ा अपने आप को बदल भी सकते हैं। मेरा ख्याल कि पर्याप्त है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी। थोड़ा सा एक प्रसंग देर से आया की बात की तो मैं बता दूं कि उसमें कई लोगों का योगदान रहा देर से आने में। अजय जी का तो बिल्कुल नहीं रहा है। जिन लोगों का रहा उसमें एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी उनको उसी स्टाइल में टरकाता नहीं रहा। एक होता है लिखना, क्योंकि मंगलेश जी से बहुत निजी संबंध थे तो लिखना वैसा आसान नहीं था। तो मैंने उनको कहा नहीं, आज सार्वजनिक रूप से कह दे रहा हूँ कि मंगलेश जी जब जनसत्ता में काम करते थे रविवार के, तो अक्सर उनका एक जुमला होता था, जो नए फ्रीलांसर आते वो आते थे कि पत्रिका सब लेख दिया था या रिव्यू कविता, तो कहते कि ठीक है परसों आ जाएगा, परसों आ जाइएगा। एक बार मैं वहाँ बैठा हुआ था, उसमें
आनंद स्वरूप वर्मा जो उनको आना था लेकिन स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाया। तो एक बार आनंद स्वरूप वर्मा के मौजूदगी में भी मंगलेश जी ने एक फ्रीलांसर को कहा कि परसों आ जाओ। तो उसके चले जाने के बाद आनंद स्वरूप वर्मा ने कहा कि मंगलेश तुम हर बार किसी को परसों परसों क्यों बोलते हो, परसों तो आज 2 दिन के बाद आता है। कहा कि आनंद, पहाड़ में परसों का मतलब होता है अगले महीने। वो समझे ना समझे उनकी बात है, मेरी क्या। तो ये था, तो मैं इसलिए इसका उल्लेख कर दिया कि लगभग 6 महीने के बाद मैंने अपना लेख अजय जी को दिया। तो देर से आने में कुछ लोग हैं, लेकिन कहिए देर आए दुरुस्त आए। अब मैं उनके अत्यंत प्रिय कहानीकार, तो मंगलेश जी के निकटवर्ती लोगों में कहानीकार नहीं थे और कहानी को या उपन्यास को वो उस तरह की उत्कृष्ट विधा नहीं मानते थे जैसा कि कविता को मानते थे, लेकिन अपवाद उसमें थे योगेंद्र आहूजा जी। योगेंद्र आहूजा जी। आदरणीय अशोक जी, रविंद्र जी, आशुतोष जी, प्रियदर्शन जी, भाषा जी और यहाँ मौजूद सीनियर राइटर्स, साथियों, दोस्तों, मंगलेश जी पर उद्भावना का ये अंक, जो शायद उनकी याद में किसी भी पत्रिका का पहला अंक है, अजय जी की तकरीबन 3 साल की कोशिशों का नतीजा है। यहाँ 1 साल की कोशिशों का जिक्र किया गया, लेकिन मुझसे चर्चा, डिस्कशन पिछले 3 वर्षों से अजय जी करते रहे हैं। इस काम के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मंगलेश जी के जाने के 5 वर्षों के बाद प्रकाशित हो रहा है, यकीनन बहुत देर से। इसे पहले ही आना चाहिए था। अजय जी 3 सालों से इसको लाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इसके आने में इतनी देर हुई। जो मुश्किलें, रुकावटें पेश आती रहीं, उनका कुछ अंदाज मुझे है। ज़्यादा कुछ कहे बगैर फिल वक्त इतना कहना चाहता हूँ कि ये देरी हिंदी में नए बन रहे आगे आने वाले बौद्धिक परिवेश और संस्कृति का एक थोड़ा सा निराशाजनक संकेतक और हिंदी की दुनिया पर एक अफसोसजनक टिप्पणी है। मंगलेश जी के अंतिम कुछ सालों की कविताओं में इस पूरे दौर की तब्दीलियाँ, टूट-फूट, क्षरण, पतन, तनाव, द्वंद्व और नाटक सब साफ देखे और पढ़े जा सकते हैं। मगर वो सिर्फ अपने वक्त की हकीकतें नहीं, आने वाले वक्तों के इशारे भी पढ़ सकते थे। शायद वो जानते थे कि किसी साल, किसी ऐसी शाम, ऐसी ही महफिल में हम जैसे कुछ मित्र उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने 1996 में, यानी 29 साल पहले, इस मौके के लिए ही मानो एक कविता लिख छोड़ी थी, मरणोपरांत कवि, जो उनके संग्रह हम जो देखते हैं में है। इस कविता की बस 2 पंक्तियां हैं जो वक्त ने गलत साबित की हैं। वो पंक्तियां हैं, और अब देश का सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भी नहीं रहा उसके प्रतिकूल, बल्कि वही करता है कवि की स्मृति में ऐसे भव्य आयोजन। इन 2 लाइनों के बरखिलाफ सांस्कृतिक प्रतिष्ठान उनके और उन शरीकों के अधिकाधिक प्रतिकूल होता गया है, और वो उनकी याद में आयोजन करेगा, ये तो कल्पना से परे है। लेकिन शेष पंक्तियां मैं जैसी की तैसी पढ़ सकता हूँ। पूरी कविता नहीं, चंद लाइनें मैं दोहराना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी को वो संदेह से देखता था, इसलिए किसी किस्म के उल्लास की आवश्यकता नहीं है। वो ज़्यादा दुख के भी विरुद्ध था, इसलिए गमगीन दिखना, चेहरे लटकाना व्यर्थ है। उसने कभी हुक्म नहीं दिए, फैसले नहीं किए, इसलिए हम भी ऐसा न करें। यहाँ सिर्फ उसकी फोटो बची है, जो हम सबको देखती हुई दिखती है,
जैसा कि वो खुद भी मानता था, वो था एक सच्चा कवि जो रंगों को सुन सकता था, संगीत को देख सकता था, शब्दों को जीवित वस्तुओं में बदल सकता था और चांद और दूसरी जिन चीज़ों का रहस्य जान लिया गया है वहाँ नए सिरे से रहस्य छोड़ आता था। वही था हमारे समय का सच्चा एक विरोधी स्वर, व्यापक रूप से असहमत और अंततः असंतुष्ट। सभी जानते हैं उसकी बातों को पचाना अक्सर कितना कठिन था और उस आकस्मिक अंत समय में भी लगता था वो लिखना कभी नहीं करेगा बंद। हमारी आपकी सबकी नब्ज जैसे रहती थी उसके हाथ में। दरअसल वो भी क्या समय था कि उसके जरा से लिखने से फैल जाती थी एक बड़ी सी बेचैनी, और बाद में हमारे संवेदन शून्य समाज ने उस पर गौर करना ही कर दिया बंद। तब भी वो अंत तक हिलाता रहा इंकार में अपना सर। उसकी नौकरियां छूटती रहीं और वो जाता रहा बार बार सभा से बाहर। गौर से देखो तो अब भी जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन साहित्य या कलाओं में जो जाता हुआ दिखता है, क्या वो वाकई कहीं चला जाता है? क्या उसे यूं ही गायब किया जा सकता है? मंगलेश जी के प्रिय पोलिश कवि, जिनका उन्होंने अनुवाद भी किया था, ताद्यूश रोजेविच के मुताबिक जो लोग अब इस दुनिया में नहीं, वे भी हमारी किताबें पढ़ते, हमारी तकरीरें सुनते हैं, हमारे हंसते चेहरों और तालियां बजाते हाथों को देखते हैं, हमारी बेरुखी, खामोशी और गुनाहों के गवाह बनते हैं, हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। वे चुपचाप हमारी बहसों में शामिल रहते हैं और हमसे कुछ ज़रूरी कहना चाहते हैं। मंगलेश जी को याद करने का मतलब सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ना या उनकी यादों को दोहरा लेना नहीं हो सकता। अगर इस याद करने में कोई सच्चा, कोई असल मुआनी है तो बस यही कि हम उन आवाज़ों, उन सरगोशियों को सुनने की कोशिश करें जो वो कहना चाहते रहे, ख़ास तौर पर आखिरी बरसों में। और अगर गौर से सुने तो उनकी वो धीमी, कांपती, बेहद फिक्रमंद आवाज़ आज भी सुनाई दे सकती है। आखिरी वर्षों में जो उनकी केंद्रीय चिंता थी वो यही थी कि एक दुनिया हमारे देखते देखते तबाह की जा रही है। बेशुमार दूसरे शोबे, इदारे, तंजीमें, इतिहास, शिक्षा, सिनेमा, थिएटर, पत्रकारिता, हमने उन्हें नष्ट होते देखा है, लगातार देख रहे हैं। ऐसे में सामान्य तर्क से भी क्या ये मुमकिन है कि जो हमारी अदब की दुनिया या सृजन का संसार है वो यूं ही सलामत बचा रहे और उस पर कोई खरोंच भी ना आए? क्या इस कंप्लेसेंसी या गफलत या खुद फरेबी के कोई मायने हैं कि जो लोग अर्थ, मूल्यों और रूह की तबाही का जश्न मनाते हैं वे यूं ही हमारे करीब से गुजर जाएंगे? लेकिन साहित्य की दुनिया में तो इन सब की फिक्र, परवाह या शायद एहसास के भी बिना एक दिन रात का जश्न, एक पिकनिक, मौज मस्ती का मेला दिखाई देता है। दूर तक ठठाकर हंसते थोबड़े ही थोबड़े नजर आते हैं, बस कह कहे सुनाई देते हैं, इनामों की बारिशें जारी हैं। मेरे अल्फाज शायद कुछ कठोर हो गए, लेकिन ये मंगलेश जी की चिंताएं थीं जिन्हें मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। शब्द कठोर जान पड़े तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अतिरंजित वे बिल्कुल नहीं हैं। मंगलेश जी जश्न या खुशियों के विरोधी या मनहूसियत के हामी न थे, लेकिन महसूस करते थे, कहते भी थे कि हमारी भाषा और ये शब्दों की सृजन की दुनिया जैसे भीतर से निःसत्व हो रही है लगातार। बेशक आज पिछले किसी भी दौर से ज़्यादा लेखक मौजूद हैं, इतनी तादाद में किताबें छपती हैं, लेकिन बहुत लिखा जाना लिखने की बहुत आज़ादी होने की दलील नहीं है। इसके उलट
ये मुमकिन है कि लिखने की आज़ादी जितनी कम होती जाए, लेखकों की तादाद उतनी ही बढ़ती जाए। असहमति के सम्मान और विरोधी विचारों के लिए स्पेस के बिना लिखने या इजहार की आज़ादी का क्या मतलब है? और ये जगहें तो रोज़ बरोज़ सिमटती जाती हैं। इसका कोई सच्चा मतलब तभी है जब बेहिचक, बेधड़क वो सब लिखा और कहा जा सके जिसे सुनना किसी को परेशान करे या नागवार गुजरे। विशालकाय और बहुत ताकतवर संस्थान, निगम, थिंक टैंक, जिनके पीछे सत्ता और पूंजी की अपार ताकत है, एक नया अतीत, नया इतिहास, नए नैरेटिव, परिभाषाएं, राष्ट्र, प्रगति, अतीत, इतिहास और भविष्य के नए मिथक एक दूसरा ही बौद्धिक पर्यावरण गढ़ने में जुटे हैं। न्याय, नैतिकता, सच्चाई के मायनों को उलट दिया जा रहा है। मंगलेश जी ऐसी बातें लगातार कहते थे और इनके खिलाफ लगातार वैचारिक संघर्ष की अपरिहार्यता का उन्हें एहसास था और अपनी तरह से वो इस संघर्ष बल्कि सीधी मुठभेड़ में शामिल थे, रहना चाहते थे। इसके अलावा वे इस बात से भी सहमत होते थे कि जब एक धीमा जहर हमारे सामाजिक जीवन में कहां तक फैल चुका है, उसी समय साहित्य की दुनिया में पुराने विचार नए भेष और लिबास में वापस लौट रहे हैं। साहित्य के भीतर प्रगतिशील मूल्यों और कला के लिए के बीच बहस हमेशा जारी रही है। ये बहस अक्सर एक शदीद जंग की शक्ल भी अख्तियार कर लेती रही है। शिद्दत, जंग, हमला या ऊंची तीखी आवाज, ये मंगलेश जी का मिजाज नहीं था। वे संवाद धर्मी थे और संवाद में यकीन रखते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते थे कि ये बहस तय हो चुकी है या बदले हुए हालात में अप्रासंगिक है। ये जो बुनियादी बहस है साहित्यिक अवधारणाओं और मूल्य दृष्टियों की, वे कहते थे कि इसे अभी जारी रहना है दूर तक, इसलिए कि ये सिर्फ साहित्यिक नहीं, इनके पीछे जिंदगी और समूचे वजूद को लेकर अलग अलग दर्शन और जीवन दृष्टियां हैं। ऐसे विचारों से लगातार एक तर्क आधारित विवेक सम्मत बहस और मुकाबले की जरूरत, लेकिन दूसरी ओर प्रगतिशीलता या जनवाद के संकीर्ण मायनों से खुद को भी बचाते हुए ये शिद्दत से वे महसूस करते थे, बल्कि चिंतित होते थे कि इनके बरक्स प्रगतिशील पक्ष आज कुछ धीमा, मंद, शिथिल दिखता है। मगर सिर्फ आलोचना करना, हमेशा दूसरों को दोषी पाना, मगर आत्मालोचना से कतराना, ये भी उनके मिजाज में न था। वे महसूस करते थे कि हम यानी हिंदी के लेखक कवि बहुत जानकार, जागरूक लोग हैं, बल्कि अत्यधिक जागरूक यानी हाइपर कॉन्शियस। नतीजे में हम अनंत तक सोचते सोचते सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सोचने और सोचते ही चले जाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अत्यधिक चेतना भी अगर कर्म से, एक्शन से कटी हुई हो तो सिर्फ एक आंतरिक जेल हो सकती है। सेल्फ अवेयरनेस जो एक्शन से विच्छिन्न हो, इंसान की दोस्त होने के बजाय उसकी दुश्मन हो सकती है। इसकी परिणति गिल्ट, एलियनेशन और अकेलेपन में होती है। हमेशा सिर्फ सोचने के जाल में फंसे रहना, मगर एक्शन से कतराना, विल पैरालिसिस का शिकार होना, वे मध्यवर्ग के बौद्धिकों की इस बीमारी या इस इनर्शिया के भी कठोर आलोचक थे। ये चंद बातें जो मैंने उनके साथ हुई बातों में से स्मृति से याद की, ये उनकी सोच, उनकी फिक्रों और उनकी बातों की एक छोटी सी झलक है। इन्हें विस्तार देने का ये मौका नहीं है।
उनसे जुड़ी बेशुमार बातें और यादें हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। एक बार फिर अजय जी को इस बहुत ज़रूरी काम के लिए बधाई और शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया ध्यान से ये बातें सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद योगेंद्र जी। उनके वक्तव्य के दौरान मुझे एक बात याद आ गई, मुझे लगता है शेयर कर देना चाहिए। संस्मरण उन पर मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लिख दें तो संस्मरण की एक मोटी पुस्तक उनके बारे में तैयार हो सकती है। मैं भूल गया था अभी, ये जो बोल रहे थे उसके जो कहा वो नहीं, उससे एक चीज़ आ गई, आपको शायद भूल गया होंगे कि एक बार मंगलेश जी के यहाँ जब हम लोग बैठे हुए तो चर्चा चली थी कि हम लोगों को टिकट लेकर के पीटर्सबर्ग जाना है रूस, और आपने बताया था कि अब टिकट का दर बहुत सस्ता हो गया है। पर पीटर्सबर्ग क्यों? इसलिए कि उनका एक प्रिय उपन्यास टॉल्स्टॉय का पुनरुत्थान, रिजरेक्शन जो है, और उससे पीटर्सबर्ग से बहुत प्रभावित थे। अक्सर बात करते थे, और मनोहर जी वहाँ जब हम लोग अंतिम दिनों में लगभग रोज ही मिलते थे तो पुनरुत्थान की बात वो अक्सर करते थे। और बहुत पहले पुनरुत्थान उनका, हालांकि कथा साहित्य बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं था, लेकिन पुनरुत्थान बहुत पसंद था। टॉल्स्टॉय का यह उपन्यास जो भीष्म जहानी का अनुवाद किया है, बहुत अच्छा अनुवाद है उनका। बहरहाल ये सब मुझे याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। अब मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूँगा कि वह आएँ अपनी बात रखें। संयुक्ता जी, अशोक जी और बाकी सभी मित्रों, मैं तो उन 3 लोगों में शामिल हूँ जिनके बारे में इस अंक में लिखा गया है कि वे लिख नहीं पाए। अजय जी पिछले कई महीनों से अकेले मुझ पे आपके प्रति अकेले मुझ पे उन्होंने जितना समय खर्च किया उससे लिखवाने के लिए, उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वाकई कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। वो ज़िद, वो कमिटमेंट, वो पैशन, मैं उसको सलाम करता हूँ। लिख नहीं पाया, क्यों नहीं लिख पाया, इसकी कोई सफाई देने का मतलब नहीं है। वैसे भी मैं लिखने वालों में जाना नहीं जाता, मगर ये ज़रूर है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मंगलेश जी को याद नहीं किया जा रहा या उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा। मुझे सचमुच नहीं लगता कि 5 साल हो गए मंगलेश दा को गए हुए, लेकिन हर समय मैं देखता हूँ किसी न किसी बहाने गोष्ठियों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार मंगलेश दा की कविताएं, उनकी यादें, उनकी बातें पहले से ज़्यादा, जब वो थे खुद सक्रिय थे बहुत हर तरह से, तब जितनी चर्चा होती थी उससे कहीं ज़्यादा चर्चा हो रही। मुझे लग रहा है कि वो शायद ऐसे कवियों में हैं हिंदी के जिनका उत्तर जीवन बहुत लंबा होने जा रहा है। ये बात कही भी गई कि उनकी कविताएं हमें हर दिन ज़्यादा प्रासंगिक होती हुई लगती हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, ज़रूरी काम हुआ। मगर ऐसा नहीं है कि ये अंतिम काम होगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, उसके आगे मूल्यांकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि लगातार बीतते हुए समय के साथ मंगलेश दा की कविताएं नया अर्थ पाएंगी, नया महत्व पाएंगी। कवियों के मूल्यांकन में शताब्दियां लगती हैं। शताब्दियों की बात ना करें तो भी दशकों की, अर्धशताब्दी की हम बात कर सकते हैं। हम ठीक से नहीं कह सकते आज की निराला का या मुक्तिबोध का मूल्यांकन पूरा हो गया है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस पर दुखी नहीं होना चाहिए कि मूल्यांकन नहीं हो रहा, वो होगा। मैंने खुद, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि मैंने आलोचना का जो 21वीं सदी की कविता पर केंद्रित अंक का एक खंड संपादित किया।
तो उसके संपादकीय के लिखने के पहले तक मुझे ये बिल्कुल गुमान नहीं था कि उसके केंद्र में मंगलेश डबराल चले आएंगे। मैं खुद अपने बारे में ये कह रहा हूं, जब मैं सोचने लगा कि 21वीं सदी की कविता में क्या बदल रहा है और वो बदलाव कहाँ से दिखाई पड़ना शुरू होता है, बड़े स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से, तो ऐसे कुछ कवियों को छोड़कर जो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा प्रिय रहे हों उनके जीवन काल में, उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा प्रिय रहे, उनकी कविताओं को छोड़ के जिस कविता पे मेरी नज़र टिक गई वो थी गुजरात के मृतक का बयान। और मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर पाया कि अगर हमें 21वीं सदी की कविता के सारी नई प्रवृत्तियों को कहीं एक जगह रेखांकित करना है तो वही कविता आएगी जिसमें आप देखते हैं कि कैसे जो एक प्रगीतात्मक एक ढब था 8वें 9वें दशक की कविता का, खुद मंगलेश दा की कविता में जो एक गहरी प्रगीतात्मकता थी वो गुजरात के मृतक के बयान में खत्म हो जाती है। और वो एक बहुत डायलेक्टिकल कविता है, वो एक बहुत ऐसी कविता है जिसमें कई स्वर आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें मैं सेंटर में नहीं है जैसा कि प्रगीतात्मक कविताओं में होता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक मैं है और एक उसके सामने कोई खड़ा है और उसके बीच एक गहरी बातचीत से वो कविता बन रही है। वो बातचीत संवाद भी है और एक संघर्ष भी है, एक सवाल जवाब भी है, कई उसके स्तर हैं जिसमें असल में हम ये देखते हैं कि जो एक दर्शक नागरिक समाज बना, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की चर्चा 20वीं शताब्दी में बहुत होती रही। नागरिक समाज को एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह से ग्रामशी ने रेखांकित किया और उससे बात होती रही, लेकिन धीरे धीरे 90 के दशक के बाद वही नागरिक समाज एक दर्शक समाज में बदल दिया गया, जो चुपचाप देख रहा है टीवी पे, मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, पर वो सामाजिक एक्शन में, सोशल एक्शन में भी ढल जाए इसकी बेचैनी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो दर्शक होना काफ़ी हो गया उसके लिए। तो वो गुजरात का मृतक उससे पूछता है कि तुम क्या देखते हो अब मेरी आंखों में, अब क्या देख रहे हो, जब ये सब कुछ घटित हो गया जिसको कभी नहीं होना चाहिए था, तब तुम क्या देखते हो? अपना चेहरा देख रहे हो, अपने चेहरे को तलाश रहे हो? एक उस दर्शक नागरिक से एक विक्टिम इस दौर का सवाल कर रहा। तो ये यहाँ एक ढब बदलता है हिंदी कविता का। और मुझे लगा कि ये कहना पड़ेगा कि जो 21वीं सदी की हिंदी कविता है उसमें जो कुछ नया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सब बहुत अच्छा है या पहले जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जो नया है 21वीं सदी का मिजाज, उसमें निश्चित रूप से भारतीय समाज का जो फांसीकरण हुआ है, पूरा जो ये फांसीवाद अनेक रूपों में, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, जिस तरह से उठ के धीरे धीरे बना है, खड़ा हुआ है हमारे सामने, उसकी चुनौती, उससे टकराना, उससे अगर आप टकरा नहीं रहे हैं तो आप 21वीं सदी की कविता नहीं लिख रहे हैं। और ये टकराना केवल मुहावरों में नहीं, केवल नारों में नहीं, आप बिल्कुल अपने कलाकर्म में, कविता कहने के ढंग में, अंदाज में, आपकी कविता को आज एक नए तरह से सवाल पूछने वाली कविता होना पड़ेगा। यानी सवाल के लिए सवाल पूछने वाली कविता नहीं, वैसी कविता जो उस अनुभव से पैदा होती है, उस गहरे अनुभव से, जहां आप सवाल पूछने के लिए एकदम मजबूर हो जाते हैं, उस सवाल खुद ब खुद पैदा होते हैं। जब वो गुजरात का मृतक कहता है कि मेरे होने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं था,
लेकिन मुझे मारा इस तरह गया कि जैसे मेरे मारने का बहुत बड़ा अर्थ हो। तो ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, वो सवाल एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से निकल के आ रहा है। वो इतिहास, वो क्षण, वो कविता आपके सामने रख रही है जिससे वो सवाल निकल के आ रहा है। और मैंने देखा कि खास तौर पे मंगलेश डबराल की कविता, ये मंगलेश डबराल की कविता में डिस्टोपिया तो बिल्कुल पहली कविताओं से, पहाड़ के बारे में जो कविताएं थी, कविता जैसे पढ़ी गई, पहाड़ का जो पूरा रोमान था उसको ध्वस्त करती हुई कविताएं उनकी थी कि पहाड़ सुनते ही हिंदी के और मैदानों के पाठक के दिमाग में जो छवियां बनती हैं उससे बिल्कुल अलग एक डिस्टॉपिक पहाड़ खड़ा होता है शुरुआत से। लेकिन जो बौद्धिक मुठभेड़ इस बदलते दौर के साथ हिंदी कविता में जो एक संवेदना का जोर है, संवेदना बहुत हावी रहती है, उसको बौद्धिक मुठभेड़ से रिप्लेस करते हुए, यानी कविता ऐसी हो जिसमें बिल्कुल नए अनुभवों से, नए सवालों से मुठभेड़ की गई हो और आपको मजबूर कर दे कि आप भी उस पर बहुत देर तक सोचते रहें। अब नए ज़माने का जो शत्रु है, नए ज़माने का शत्रु एक पूरी थीसिस है कविता के रूप में। उसमें केवल एक तानाशाह नहीं है, उसमें कोई एक तानाशाह नहीं है। वो जो शत्रु है वो बिल्कुल अमूर्त, अदृश्य और हर जगह हर समय मौजूद है। कहीं एक जगह एक कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो उसके केवल नुमाइंदे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। हर जगह है और जब आप उसकी खोज करते हैं तो आप जहां पहुंचते हैं वहां से वो पहले ही गायब हो चुका होता है, कहीं और नजर आता है। ये जो समय है इसमें तकनीक ने, टेक्नोलॉजी ने फासिज्म के निर्माण में जो भूमिका निभाई है, ये संभव ही नहीं था। बिना इंटरनेट के, बिना इस तरह की सर्वव्यापी टेक्नोलॉजी के, और एआई पिछले कुछ वर्षों की चीज़ नहीं, लंबे समय से हमारे साथ ये संभव हो गया है कि कुछ लोग अपने कंप्यूटरों पे बैठ के पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकें, पूरी दुनिया को देख सकें, उनके मन के भीतर, उनके बाहर जो कुछ घटित हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकें, एनालाइज कर सकें और उसको नियंत्रित कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। ये पहले कभी संभव नहीं था। तो ये हिटलर के ज़माने का फासिज्म नहीं हो सकता जिसके पास केवल प्रेस और सिनेमा था। हिटलर कुछ भी कर लेता, वो आपके मन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो नए युग का जो शत्रु कविता है वो इस नए किस्म के फासीवाद, इस नई टेक्नोलॉजी को, उसको समझती है। ये समझने में समाजशास्त्रियों को भी समय लग रहा है, जिसको हिंदी का एक कवि समझ रहा है। ये जो टेलीफोन है, जो नंबर अब नहीं लगता है, क्या कोई इस पे कविता लिखता है? लेकिन इस कविता के पीछे ये पूरी हमारे ज़माने की संचार क्रांति है। कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में कुछ घटित हो रहा है, आप जान सकते हैं, पर हकीकत यह है कि आप कुछ नहीं जान सकते। आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आप कभी भी किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी नंबर मिलाएंगे आपको जवाब मिलेगा कि ये नंबर अब मौजूद नहीं है, जबकि सारे नंबर मौजूद हैं। तो ये तकनीक की तब्दीली ये कैसे असमवाद पैदा कर रही है, कैसे फासिज्म पैदा कर रही है, इस फासिज्म को आप इंसानों में पकड़ ही नहीं सकते। इस पूरे समय में आपको उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मंगलेश दा की कविता एक लगातार बौद्धिक होती हुई कविता, बौद्धिक मुठभेड़ करती हुई कविता, और वो हिंदी कविता का एक ऐसा रास्ता बना रही है जिससे बचना संभव नहीं है।
वो आदिवासियों के बारे में बात, आदिवासियों पे कई कविताएं, अभी जो कविता पढ़ी भी गई थी, जिसमें यथार्थ की बात है। यथार्थ अब बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। कौन सा यथार्थ? हम तो यथार्थवादी लोग हैं। हम तो हमेशा रोमान बनाम यथार्थ और यथार्थ का झंडा उठाए रहे, प्रगतिशील खेमे के लोग। पर मंगलेश डबराल कह रहे हैं कि ये यथार्थ इतना ज़्यादा हो गया है। ये इतना ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि इसने सपने देखने की गुंजाइश ही खत्म कर दी। आप सपने देख ही नहीं सकते, सपनों कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये वो यथार्थ नहीं है जो पलायनवाद से सपनों की दुनिया में लोग जाते थे, उनको खींच के ला रहा था। ये तो ये यथार्थ है जो कह रहा है इतिहास का अंत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं सोचने को, कल्पना करने को। और वो यथार्थ खून की तरह मरे हुए इंसान के भीतर से बोल रहा है। ये वो यथार्थ है जो हम फिलिस्तीन में और इजराइल में देख रहे हैं। आप इस यथार्थ का क्या करेंगे? एक बम वर्षक आसमान में चक्कर काट रहा है और एक गुरिल्ला जंगल में तैयार हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं सीना ठोंक के कि हमने आदिवासियों के विद्रोह को खत्म कर दिया। हमने तारीख तय करके आदिवासियों के विद्रोह को खत्म कर दिया। दुनिया में आदिवासियों के विद्रोह का खत्म हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया में हो ही गया खत्म। अमेरिका में आदिवासी कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हैं? यूरोप में कहाँ हैं? हिंदुस्तान के भी बहुत सारे इलाकों में कहाँ हैं? पर अगर कहीं उनका संघर्ष बचा हुआ था, आप उससे, उसकी राजनीति से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन संघर्ष तो बचा हुआ था। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब आप कहते हैं वो संघर्ष हमने खत्म कर दिया तारीख तय करके, तो खत्म तो हो गया। अब वो जंगल चले गए अदानी के पास, अब वो सारा विकास आ गया, अब आप इसका जश्न मना सकते हैं। तो ये वो कविता 2002 में, 4 में, 6 में गहरे सवाल उठा रही है। जगहें बची रहती हैं, चीज़ें खत्म हो जाती हैं लेकिन जगहें बची रहती हैं। देश खत्म हो जाएगा तो देश की जगह बची रहेगी। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र की जगह बची रहेगी। गांधी और नेहरू खत्म हो जाएंगे तो भी गांधी और नेहरू की जगहें बची रहेंगी। ये याद दिलाने वाली कविता है कि भले आप लोगों को भूल जाइए, आदर्शों को भूल जाइए, लक्ष्यों को भूल जाइए, पर यह मत भूलिए कि उनकी जगहें बची हुई हैं। अगर उसको भी भूल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंगलेश डबराल की कविता का मूल्यांकन लगातार जारी है और आने वाले समय में लंबे समय तक बार बार होगा। फिर भी इस मकाम पे, इस मोड़ पे अजय जी की मेहनत ने एक दौर पूरा किया है। ऐसी किताब मैंने भी देखी, उस तरह की किताब नहीं है जो भर्ती की चीज़ें शामिल कर ली जाती हैं। शायद ही इसमें 10 पेज ऐसे मिले जिनको आप छोड़ना चाहें। सारे लेख, कविताएं, संस्मरण, सब कुछ बहुत गंभीर, पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ी जाने वाली किताब है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने एग्जैक्ट 12 मिनट लिया। अब हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ, अशोक जी को मैं निमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ कवि पुत्री अलमा डबराल मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट या चाहें तो जितने मिनट आप कृपया बोलें। अलमा। थैंक यू त्रिपाठी चाचा। तुमने टाइमलाइन जो दिया था उसी पर चल रहा है। मैं यहाँ पर आप सबके यहाँ पर
सबको देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पापा यहीं पर आसपास कहीं हैं, क्योंकि सब पापा के प्रियजन यहाँ पर हैं और बहुत उनकी याद भी आ रही है शुरुआत से यहाँ पर जैसे ही मैं आई। और आप सबको बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। पूरी परिवार मेरा यहाँ पर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको सुनकर भी। मुझे बहुत, मैं ध्यान से सुन रही हूँ और मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है, क्योंकि पापा जिस तरीके की बातें और जिस तरह की कविता वो लिखते थे, वो कई बार नई कविता लिखकर हम लोगों को सुनाते भी थे। तो वो मुझे वो बार बार वो चीज़ें नॉस्टैल्जिया हो रहा है बहुत। और अजय अंकल को बहुत बहुत बधाई और सारे राइटर्स को भी जिन्होंने लिखा है। उन्होंने मुझे करीब 4-5 महीने पहले बोला था कि तुमको भी एक छोटा सा वो लिखना है पीस, और मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि इतने वरिष्ठ राइटर्स और इतने अच्छे लिखने वाले लेखक कवि इसमें लिख रहे थे, तो मुझे बहुत वो लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे लिख पाऊँगी। बट उन्होंने मुझे कहा जैसा तुम्हें लिखना है नेचुरली, तो मैंने कुछ यादें उसमें लिखी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन पूरा अंक बहुत ही सुंदर तरीके से आया है और ये एक किताब बहुत ही स्पेशल जगह पे कलेक्टिबल मेरे लिए, मेरी छोटी लाइब्रेरी जो है उसमें, और पापा की भी जो लाइब्रेरी में मेंटेन करते हैं हम लोग, वो उसमें भी रहेगी। और ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अभी मैं सबसे मुलाकात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, तो धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारे अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी जी से अनुरोध है पर अशोक जी, जब मंगलेश जी भोपाल गए थे तो अशोक जी के ही निमंत्रण पर गए थे और उनके यहाँ ठहरे भी थे, मेरे कुछ दिन उनके यहाँ रहे भी थे, और उसके लिए कई संस्मरण मुझे मंगलेश जी ने सुनाए थे। बहरहाल संजय जोशी जी जो टाइमलाइन बनाया मैं उसकी ओर चल रहा हूँ। मित्रों, मैं देख सकता हूं कि आप सब लोग थक चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है, और अंतिम वक्ता और तथाकथित अध्यक्ष की मुश्किल ये होती है कि अच्छी अच्छी बातें कही जा चुकी होती हैं तो उसके पास कहने को बहुत ज़्यादा बचता नहीं। इस अंक को, जो कि बहुत प्रशंसनीय है, उचित ही, देर कराने में थोड़ी सी मेरी भी भूमिका है। मैंने भी बहुत टाला और अजय जी इतना इसरार करते रहे, और मुझे ये ख्याल था कि सबसे पहले मैंने मंगलेश डबराल पर एक नकारात्मक अंश एक निबंध में लिखा था जो फिलहाल में था, मतलब 67-68 के करीब, और उसमें मैंने उनकी और त्रिनेत्र जोशी और एक और कोई थे, उनकी घोर भर्त्सना की थी, और उसका उदाहरण मैंने सोचा देना चाहिए कि पहले मैंने ये लिखा था। उस पर ये टिप्पणी भी की कि कर्कश कविता पर कर्कश आलोचना। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया जो मैंने लिखा, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बहुत लोगों ने कहा है कि उनकी निजी क्षति हुई है, तो एक कवि समाज का महत्वपूर्ण सदस्य, पूरे कवि समाज की निजी क्षति होता है अगर चला जाए। मेरी निजी क्षति थोड़ी ये भी हुई कि वो शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी हमारे लिए लिखने वाले थे, और उनका तो कहना था कि मैं दिसंबर के अंत में दे दूंगा, और दिसंबर में खुद तो चले गए और जीवनी रह गई लिखने से। और तब से अब तक मुझे कोई और उपयुक्त लेखक नहीं सूझ रहा है जिससे मैं आग्रह करूं कि अब तुम शमशेर की जीवनी लिख दो, क्योंकि शमशेर एकमात्र बड़े कवि हैं जिनकी जीवनी अभी तक नहीं लिखी जा सकी। बहरहाल हिंदी में महत्वपूर्ण कवियों का परिवार उसके अपने क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, पर जितना भी है उसमें निश्चय ही मंगलेश डबराल एक सदस्य होंगे उस महत्व के परिवार के।
और मुझे जो बात उनके बारे में सबसे आकर्षक लगती है कवि के रूप में, वो है उनमें जो जीवन स्पंदित होता है। मैंने अपने लेख में कहा है कि वो जीवन के असबाब के कवि हैं। आप उनके शीर्षक देखिए, आज कविताएं पढ़ी गई, पिताजी का चश्मा, फलाने की एक तस्वीर, माँ की तस्वीर पर एक उनकी कविता है, इत्यादि इत्यादि। ये जो जीवन की साधारण जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको उनकी कविता सहेजती है। और ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर कवि दृष्टि से भी अनदेखी रह जाती। छोटी छोटी चीज़ों से एक दो चीज़ें बनती हैं उनके यहाँ, बल्कि तीन। एक तो एक स्थानीयता बनती, बिना स्थानीयता के कविता संभव नहीं। कविता के लिए तो एक स्थान चाहिए, और वो स्थान मंगलेश के यहाँ बनता है। पहले पहाड़ से बनता था, लेकिन बाद में वो एक जो नागरिक जीवन है वो स्थान बनता है, उससे स्थानीयता आती। और दूसरी बात, उससे एक नए किस्म की ऐन्द्रियता पैदा होती है। वो हम लोग जो ऐन्द्रियता का जो पारंपरिक स्रोत है वो तो प्रेम और इस तरह की चीज़ें हैं, प्रकृति वगैरह है, लेकिन चश्मे का, जूते का, कलम का, इनको भी एक ऐन्द्रियता का रूपक बना देना, ये उनका कमाल है। और तीसरा, उनके यहाँ विचार जो है वो अलग से नहीं आता, और यही उनको बचा लेता है। वो विचार उनकी ऐन्द्रियता से उपजता है, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि वो विचार को ऐन्द्रिय बना देते हैं, और फिर आप उस विचार से बच नहीं पाते। तो ये जो, और तीन तरह के बोध उनके यहाँ साफ नजर आते हैं। एक तो स्थान का बोध है, दूसरा समय का बोध है। ये कविता किस समय में लिखी जा रही है, इसका एक बहुत गहरा, तीखा बोध है। और तीसरा बोध ये है जो स्मृतियों से। मंगलेश डबराल की कविता स्मृति की भी कविता है, वो स्थान की भी कविता है, वो ऐन्द्रियता की भी कविता है, और विचार की भी कविता है। और इन चारों का जो संगुम्फन है वो ऐसा है कि किसी एक को आप दूसरे से अलग करके देख या सुन नहीं सकते, भले विश्लेषण के लिए आप उसको अलग अलग देख पाएं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस पर कम ध्यान दिया गया, हमारे किसी मित्र ने इसका जिक्र ही नहीं किया। मंगलेश की अपनी एक भाषा है, और उस भाषा में उनकी अपनी एक लय है, जिसको आप मंगलेश लय कह सकते हैं। वो गद्य की तरह कविता लिखते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी सांगीतिकता पैदा कर लेते हैं जिससे वो कविता के धरातल पर चली जाती है। ये काम आसान नहीं है। अभी आपने जो उनका काव्य पाठ सुना, उसमें भी वो पढ़ रहे हैं जैसे गद्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक झंकार है, एक अंतर्ध्वनि है लय की, जो उसको मंगलेश डबराल की कविता बनाती है। वो रघुवीर का सहाय की कविता नहीं हो सकती, वो असद जैदी की कविता नहीं हो सकती। तो ये जो लय है, मंगलेश की लय, उसको भी हमको याद करना चाहिए। तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी बात है, मंगलेश ने संवेदनशीलता है पर भावुकता नहीं है, भाव प्रवणता है लेकिन अतिशयता नहीं है, अतिरेक नहीं है। और ये संयम से, ये काव्य कौशल का संयम है कि वो उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द वहाँ होना चाहिए। उनकी कविताओं से, हमारे बुंदेलखंडी में कहते हैं अतकारा, यानी अतिरिक्त, ये लगे कि इस शब्द को हटा दो, ये शब्द यहाँ बेकार है, ये शब्द ज़रूरत से ज़्यादा है,
ये दोहराव है, ऐसा कोई शब्द आप नहीं खोज सकते। मैंने एक बार ये कोशिश की थी कि कुछ कवियों के ऐसे शब्द निकालूं कि अगर ये शब्द न होता तो कविता बेहतर होती। उसमें मंगलेश की कोई कविता शामिल नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनके यहाँ एक चुस्त शिल्प है। शिल्प पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कविता बिना शिल्प, कविता बिना शब्दों के, बिना स्मृति के, बिना कल्पना के, बिना स्थानीयता के, बिना ऐन्द्रियता के, बिना विचार के नहीं बनती, तो बिना शिल्प के भी नहीं बनती। कविता एक कौशल है जो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सिर्फ ये सब भी हो तब भी कविता नहीं बनेगी। और मैं समझता हूं कि किसी तरह की फिजूल खर्ची से मंगलेश हमेशा बचे, चाहे वो वैचारिक फिजूल खर्ची हो, चाहे भावात्मक फिजूल खर्ची हो, चाहे भाषात्मक फिजूल खर्ची हो। मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता और प्रतिभा में हमेशा कोई ना कोई तनाव होता है, कोई ना कोई द्वंद्व होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, वो द्वंद्व उसी के यहाँ होता है जिसके यहाँ प्रतिबद्धता के साथ साथ प्रतिभा भी हो। और हमारे सारे बड़े जो प्रतिबद्ध कवि हुए हैं उनमें ये द्वंद्व बहुत मुखर है। और वो उनकी खूबी ये है कि वो इस द्वंद्व को किसी एक के पक्ष में समाधान नहीं करते, वो उस द्वंद्व को रहने देते हैं। यानी जो प्रतिभा और प्रतिबद्धता का द्वंद्व है वो कविता में बना रहता है, उसको कविता से बाहर नहीं किया जाता। और उसको किसी तरह से सुलझाने का कि एक बचे दूसरा गायब हो जाए, कविता तो कई तरह के द्वैतों से बनती है और उनमें से कुछ द्वैत अंतर्विरोध के भी होते हैं। यानी सोचते आप कुछ हैं, हो कुछ और जाता है, ये भी एक द्वैत है। सोच के जो आप चले थे कि इस रास्ते पे जाएंगे, चले किसी और रास्ते पे जाते हैं। इन सब के बावजूद मंगलेश डबराल की कविता एक सजग नागरिक की कविता है। ऐसा नागरिक जो अपने को जिम्मेदार मानता है, अपने को जवाबदेह मानता है, जो साक्षी भी है पर आत्मलिप्ति को भी देख पाता है। ये नहीं है, वो बहुत आसान है दुनिया को नरक बनाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। जैसा कि मुक्तिबोध के यहाँ था, इसी तरह से किसी हद तक मंगलेश डबराल में ये आत्मलिप्ति का स्वीकार भी है। ये नहीं है कि दूसरे ही नरक बना रहे हैं, हम सब मिलकर एक नरक बना रहे हैं और हम सब की इस नरक के बनाने में भूमिका है। कविता का काम इतना भर है कि वो आपको इस नरक को भी दिखा दे और ये भी बता दे कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। और फिर वो सब प्रश्न जो हमारे मित्रों ने उठाए, उन सब प्रश्नों को पूछने और अपनी जवाबदेही, प्रश्न पूछकर जवाब देने का काम दूसरों के लिए आप नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत आसान है। जो प्रश्न उठते हैं उनके प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसका इजहार कविता में अगर है, तभी वो कविता मानवीय भी होगी, प्रामाणिक भी होगी और किसी हद तक मुक्तिदायी भी होगी, क्योंकि वो हमें बताएगी कि हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि मंगलेश डबराल एक ऐसे कवि थे।